हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉटोमर्स के बारे में। और अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा टॉटोमेरिक फॉर्म बन सकते हैं तो कौन सा टॉटोमर मेजर होगा, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये इस बारे में हमने बातचीत ऑलरेडी कर ली है। आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से इसी पर पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमर। जो भी टॉटोमर्स हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे मेजरली कीटो इनॉल फॉर्म थे। तो C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटो फॉर्म, और ये इसका क्या बनेगा, इनॉल फॉर्म। ओके, तो अगर हम इसमें देखें इस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन कर सकते हैं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा अगर इस रिएक्शन के हिसाब से हम सोचें तो इट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो परसेंटेज इनॉल का है वो डिटरमाइन करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से समझ में आएगा कि रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की ज्यादा टेंडेंसी है या बैकवर्ड जाने की ज्यादा टेंडेंसी है। यूजुअली keto forms are highly stable compared to enol forms। तो जो कीटो फॉर्म्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। ठीक है, इनॉल फॉर्म का परसेंटेज यूजुअली कीटो फॉर्म से काफी कम रहता है। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें एक्सेप्शनल फैक्टर्स लग जाते हैं जिसमें इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ भी जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कीटो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, आयनिक नेचर होता है इस बॉन्ड का एज कंपेयर टू CO सिंगल बॉन्ड। तो इन दोनों में हम कंपेयर करें तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। दूसरा तरीका भी ये सोचने का, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, रिएक्शन में यहां पर O से H एसोसिएटेड है तो अल्कोहल एसिड है, और यहां C से H एसोसिएटेड है तो ये वीकर एसिड है। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाता है, स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड। रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की ज्यादा टेंडेंसी है या कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से यूजुअली ज्यादा होती है। ठीक है, बट कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करें एरोमेटिक इनॉल या नॉन एरोमेटिक इनॉल या एंटी एरोमेटिक इनॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है, इनॉल बना सकता है और इसका जो इनॉल होगा नेचर विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म विल बी एरोमेटिक इन नेचर। इफ वी डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड इफ वी डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड, तो यहां पर अगर अपन देखें तो जो इनॉल होगा नेचर विल बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, नेचर विल बी एरोमेटिक। और यहां जो इनॉल होगा इसका नेचर होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो किसी भी इक्विलिब्रियम में जिसमें कीटो इनॉल एग्जिस्ट कर रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ इनॉल प्रेजेंट, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ इनॉल इन कीटो इनॉल मिक्सचर, ठीक है, is known as enol content। तो there are three equilibrium running parallel to each other, one is this, second is this। तो यहां पर क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड जाने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी। या हम ये बोले कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, फिनोलिक फॉर्म में या एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोर और लेस 100% इनॉल रहता है और मोर और लेस बहुत कम परसेंटेज कीटो बचता है, ऑलमोस्ट 0%। ठीक है, तो कीटो इज वेरी वेरी लेस एंड इनॉल इज वेरी हाई।
अगर हम इसमें बात करें तो मोर और लेस 100% कीटो फॉर्म रहता है और इनॉल फॉर्म बनता ही नहीं, ये बोल सकते हैं लगभग 0%, क्योंकि यहां पर इसका नेचर नॉन एरोमेटिक है, इसका एंटी एरोमेटिक है। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की फॉरवर्ड आने की टेंडेंसी बहुत कम है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और यहां पर जो इनॉल कंटेंट होगा, हालांकि कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, मगर यहां पर इनॉल परसेंटेज, ठीक है, कुछ रहेगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। हम ये कंपैरिजन करें अगर इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा ए के लिए, फिर बी के लिए होगा और सबसे कम इनॉल कंटेंट होगा सी में, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर हम कर सकते हैं, जिसमें एरोमेटिक इनॉल बन रहा है, ये क्या होगा, बिल्कुल बन नहीं पाएगा, लगभग 0%, अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो, और अगर एरोमेटिक बन रहा है तो लगभग 100% इनॉल बनेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। सेकंड कंपैरिजन इज रिलेटेड टू एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स जो होते हैं, इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं जहां पर CH2 की दोनों तरफ -M ग्रुप्स जुड़े हुए हों, C डबल बॉन्ड हुआ, NO2 हुआ, जो भी -M शो करते हैं, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं CH2, इनको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स, ठीक है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स में अगर अपन बहुत सिंपल क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि ये दिया जाए, तो इसके लिए हम दो टॉटोमर बना सकते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अगर मॉलिक्यूल में हम बात करें तो राइट वाले में यहां एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ -M इफेक्ट लग रहा है। तो जब हम इसका टॉटोमर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से टॉटोमर हम बना पाएंगे, और यहां पर ये H और ये O आपस में H बॉन्डिंग शो करेंगे। यहां पर अगर अपन बात करें डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में भी ये 6 मेंबर साइक्लिक किलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबल इनॉल होगा, ठीक है। तो एक स्पेशल फैक्टर है, यहां पर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है दोनों के बीच में ट्रैप हो गया है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में, और साइक्लिक किलेट बना रहा है, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग विच इज हाईली स्टेबल। तो ऐसे केस में इनॉल का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 70% इसके अंदर इनॉल बनता है। मगर अगर क्वेश्चन कुछ आपस में ही कंपैरिजन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल दे दें और इसके साथ वी हैव टू कंपेयर दिस मॉलिक्यूल, तो इन दोनों में, या अगर हम 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, एक कंपैरिजन ये ले लेते हैं, तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करना हो तो इसमें सबसे कम परसेंटेज रहेगा इनॉल का, क्योंकि ये दोनों +I ग्रुप्स हैं और यहां पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। यहां पर रहेगा सेकेंड, और सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट इसमें रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सभी में किलेशन हो रहा है तो ऐसे केस में जहां पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पर परसेंटेज ऑफ इनॉल ज्यादा होगा। तो जो डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल हुआ या OPH हुआ या OCH3 हुआ, जो +M लगाते हैं या +I या +H लगाते हैं, ऐसे ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं और इनॉल का परसेंटेज ऐसे क्वेश्चंस में कम हो जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस इस पर हम अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, कीटो फॉर्म है, आपको कंपेयर करना है कि दोनों में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। तो अगर हम इन दोनों में देखें, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा ए में, क्योंकि ए में जो इनॉल होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ साइक्लिक किलेट फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, CH2 ग्रुप है, तो साइक्लिक किलेट का फॉर्मेशन इसमें होगा, जबकि दूसरे वाले में साइक्लिक किलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा रीजन ये भी है, यहां जो कार्बन आयन बनेगा वो दोनों तरफ -M इफेक्ट लगेंगे और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। तीनों क्वेश्चंस में अगर हम कंपेयर करते हैं
तो इन सभी में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, CH2C बीच में, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, दोनों तरफ -m है और pH के साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट इसमें होगा। यहां पर कार्बन की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि +I लगेगा, और +I लगेगा तो कार्बन लेस स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और यहां पर रहेगा सेकेंड, क्योंकि यहां पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। विड्रॉइंग इफेक्ट मोस्ट स्टेबल, डोनेटिंग इफेक्ट लीस्ट स्टेबल, और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर हम कंपेयर करते हैं इनॉल कंटेंट, सबसे ज्यादा इसमें रहेगा NO2, क्योंकि NO2 इज -m इफेक्ट ग्रुप, तो यहां जो भी कार्बन आयन होगा NO2 उसको विड्रॉ करके स्टेबलाइज करेगा। इन दोनों में +I CH3 और ET का कंपेयर करें तो ET का ज्यादा होगा, ठीक है, और ET का ज्यादा होगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो सबसे कम इनॉल कंटेंट इसमें आएगा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें NO2 ग्रुप -m, CH3 ग्रुप +I, तो इनॉल कंटेंट फर्स्ट केस में ज्यादा रहेगा, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर हम इनॉल कंटेंट कंपेयर करें तो फर्स्ट में ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर जो इनॉल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। यहां पर भी इनॉल जो होगा स्टेबल तो होगा, मगर यहां जो कार्बन आयन रहेगा वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होगा, और यहां जो कार्बन आयन होगा वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल इनॉल पहले स्ट्रक्चर के लिए हमको मिलेगा, ठीक है। हम ये एक बात बोल सकते हैं कि ये दोनों ही डबल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, जबकि ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल टॉटोमर, क्योंकि कीटो इनॉल तो नहीं है, ज्यादा स्टेबल टॉटोमर पहला वाला बना पाएगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा, जबकि इसमें कम नंबर ऑफ एटम्स हैं जो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे। इन दोनों के लिए अगर हम कंपेयर करें तो इससे बनने वाला जो अल्कीन है या इनॉल है ज्यादा स्टेबल है, और इससे बनने वाला इनॉल लेस स्टेबल है। तो इफ वी कंपेयर द इनॉल कंटेंट, फर्स्ट का ज्यादा आएगा सेकंड से, क्योंकि बनने वाला इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट में और लेस स्टेबल होगा सेकंड में। ओके, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो पहले मॉलिक्यूल में ये दोनों ऑक्सीजन एटम +m इफेक्ट लगाएंगे, और +m इफेक्ट से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी दोनों तरफ। यहां पर +m और यहां पर +I लगेगा, और यहां दोनों तरफ +I लगेगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बन आयन फर्स्ट में बनेगा, सबसे कम इनॉल कंटेंट रहेगा, इसमें सेकेंड और इसमें फर्स्ट होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स में
इनॉल कंटेंट हमें कंपेयर करना है। तो अगर अपन फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं और इनके बीच में रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन की वजह से ये क्या होगा, अपना नेचर चेंज करना चाहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेगा। बट यहां पर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन परमिसिबल या पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक भी अगर C डबल बॉन्ड इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लगभग 0% बचता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और ये ऑलमोस्ट 100% कन्वर्ट हो जाता है। जबकि दूसरे मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, यहां पर भी O के और O के बीच में रिपल्शन रहेगा, मगर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ये रोटेट कर जाता है, और अपने प्लेन से रोटेट करने के कारण इस तरीके से एंटी या ट्रांस पोजीशन पे चला जाता है। तो एंटी या ट्रांस पोजीशन पर जाने से इनमें रिपल्शन खत्म हो जाता है, और रिपल्शन खत्म हो जाता है तो ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि कीटो फॉर्म्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ये कीटो फॉर्म में ही स्टेबल रहेगा, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्डों की बहुत ज्यादा है, बहुत स्टेबल बॉन्ड है, तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जो बात रही रिपल्शन की, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड रोटेशन से एंटी चले गए, और एंटी जाने से इनमें रिपल्शन खत्म हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, जो कीटो फॉर्म है ये ऑलमोस्ट 100% रहता है, और इसका जो इनॉल फॉर्म है वो बन नहीं पाता है या ऑलमोस्ट 0% रहता है। सो इफ वी टॉक अबाउट, ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन सा इस मॉलिक्यूल का क्या क्या टॉटोमर बन सकता है, वो सब आप आसानी से बना लेंगे। मगर अगर इनॉल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल में, और ये बहुत फ्रैक्शनली कन्वर्ट होगा, मार्जिनली लगभग 0% रहेगा इनॉल, ऑलमोस्ट 100% रहेगा कीटो फॉर्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इस पर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्यूटेरियम एक्सचेंज, मान लीजिए कि हमने एसीटोन लिया और हम इसे हैवी वाटर D2O में रख देते हैं। मीडियम कैन बी, ठीक है, आइदर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। या क्वेश्चन अगर पूछा जाए OD माइनस D2O, लॉन्ग टाइम तक रखा, तो होता क्या है, जो H एटम्स हैं ये टूट जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं D से, तो वीक CH बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग CD बॉन्ड के अंदर। ऐसा इसलिए होता है, यहां पर अगर अपन देखें OD माइनस, अगर यहां से H एलिमिनेट करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टॉटोमराइजेशन, so it will convert into HOD CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड और CH3। जहां पर एनायन बनेगा वहां पर क्या होगा, एक तो टॉटोमर बनने की पॉसिबिलिटी होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये आता है तो मॉलिक्यूल जो D2O हैं दे आर सॉल्वेंट, और इनका नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन जो HOD मॉलिक्यूल बना है इसका नंबर बहुत कम है, एक इकलौता मॉलिक्यूल है जो इस फर्स्ट स्टेप से बना, और D2O के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये दोबारा प्रोटॉन गेन करता है तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ये D2O मॉलिक्यूल से गेन करता है ड्यूटेरियम, और यहां पर एक H इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, D से। तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा था यही होता है, OD माइनस पहले H+ निकलेगा, HOD कार्बन आयन, कार्बन आयन पर रिएक्शन कराते हैं हम D2O के साथ, D2O के साथ यहां प्रोटॉन लग गया, प्रोटॉन लगने के बाद क्या होगा, OD माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहां अगर अपन देखें इफेक्टिवली एक H हटा और एक D लग गया। नेक्स्ट क्या होगा, अगर बेसिक मीडियम है या एसिडिक मीडियम है तो फर्दर यहां पर रिएक्शन हो सकती है, और फर्दर रिएक्शन में जब OD माइनस प्रोटॉन निकालेगा
तो H भी एलिमिनेट कर सकता है, D भी कर सकता है, मगर वीक बॉन्ड है CH और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है CD, तो ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, जो वीकर होगा वो एलिमिनेट होगा, और वीकर अगर एलिमिनेट होगा तो यहां पर आ जाएगा CH नेगेटिव D एंड HOD, और फिर फर्दर जब रिएक्शन होगी तो D2O मॉलिक्यूल से यहां पर क्या आ जाएगा, ड्यूटीरियम आ जाएगा। तो कहने की बात यह है कि जहां जहां कार्ब एनायन आ रहा है वहां वहां पर H हट करके ड्यूटीरियम सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो काफी लॉन्ग टाइम तक अगर इसे रखा जाए तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और सारे हाइड्रोजन हट करके ड्यूटीरियम लग जाएंगे। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स ड्यूटीरियम में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो यहां अगर अपन देखें अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, तो यहां पर कितने H प्रेजेंट हैं, 2, यहां पर कितने प्रेजेंट हैं, 2, तो टोटल H जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो 4 होंगे। ये हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे हम, जो अल्फा कार्बन है वही एनायन आ सकता है, और जहां एनायन आ सकता है वहीं से H हट करके और ड्यूटीरियम में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें कितने H हट करके ड्यूटीरियम से सब्स्टिट्यूट होंगे, ये अल्फा, ये भी अल्फा, यहां कितने H, 2, यहां कितने H हैं, 2, तो टोटल सब्स्टिट्यूट होंगे 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो यहां पर कितने H ड्यूटीरियम से सब्स्टिट्यूट होंगे, इस अल्फा कार्बन पर एक भी H अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, और यहां अगर अपन देखें तो 2 H अवेलेबल हैं, तो नंबर ऑफ H जो सब्स्टिट्यूट होंगे वो होंगे 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इस मॉलिक्यूल में कितने H सब्स्टिट्यूट होंगे D से। यहां पर देखें अल्फा कार्बन है और यहां पर कोई H अवेलेबल है ही नहीं, ये अल्फा कार्बन है, 3 H अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटीरियम विल बी 3 इन नंबर। इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन है मगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा कार्बन है, 3 H है, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच विल बी सब्स्टिट्यूटेड विल बी 3 इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ pH है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, अल्फा कार्बन है, वहां पर कोई H अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ अल्फा H विच विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटीरियम विल बी 3 इन नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 अल्फा H है, सो नंबर ऑफ H विच विल बी सब्स्टिट्यूटेड 3 इन नंबर। नेक्स्ट, दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, एनायन आएगा नहीं, और एनायन नहीं आएगा तो कोई भी हाइड्रोजन एटम ड्यूटीरियम से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो एक अल्फा कार्बन पर H है और नंबर ऑफ H विच विल बी सब्स्टिट्यूटेड विल बी 1 इन नंबर। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, तो एनायन यहां आएगा किस पर, 5th पोजीशन पर, और अगर 5th पर आएगा तो 5th से 3rd पर आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर अपन बात करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो एनायन यहां 5th पर आएगा, और 5th से जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा किस पर, 3rd पर। तो अगर कहीं से एनायन बन रहा है
तो जहां जहां एनायन बन रहा है उस पर प्रेजेंट सारे H सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ये दोनों तो सब्स्टिट्यूट हो ही जाएंगे क्योंकि यहां एनायन शुरू हो रहा है और यहां एनायन बन रहा है, तो दोनों H हट करके D में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो एनायन कन्वर्ट होकर के यहां जा रहा है रेजोनेंस करके, तो ये यहां पर प्रेजेंट H भी ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड से रेजोनेंस कराते हुए आए तो यहां पर प्रेजेंट H भी ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो ऑड नंबर वाले कार्बन, जैसे फर्स्ट से अपन चले 3 से 5, तो ऑड नंबर वाले कार्बन पर जितने भी H हैं वो सारे आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऑड नंबर 3 है 1 हो गया, 5 पर 2 हो गया, यहां ऑड नंबर 3 है 1 हो गया। सो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर एक H है 4, 5 पर कोई H नहीं है 6, 7 पर एक H है 8, 9 पर 2 H है। तो ये ऑड नंबर वाले सारे हम काउंट कर लें। इसी तरीके से हम लेफ्ट में चले, सिमेट्रिकल है, तो 3 पर H है, 5 पर है नहीं, 7 पर एक H है, ठीक है। तो यहां से हम काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन एटम्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ड्यूटेरियम में। तो ऑड नंबर से स्टार्ट किया, यहां एनायन बनेगा, यहां एनायन बन के 7 पे आएगा, 7 से 5 पे, 5 से 3 पे, इधर से भी देख सकते हैं। तो ऑड नंबर वाले कार्बन आप जोड़ लीजिए और ऑड नंबर पर प्रेजेंट जो भी हाइड्रोजन एटम्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड टू ड्यूटेरियम एटम्स। यहां पर अगर अपन देखें इस मॉलिक्यूल के लिए बात करें, सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये H ऑड नंबर पर है 3, ये ट्राइड बनाएंगे। सिमिलरली ये 3 पर एक H है और 5 पर 3 है, तो 5 पर 3 है, टोटल हो जाएंगे 7। 3 यहां से, 1 यहां से और 3 यहां से, 7 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आंसर दे देंगे 2। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन आयन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, नो हाइड्रोजन। जब यहां एनायन नहीं आएगा, कार्बन आयन नहीं आएगा, तो एनायन शिफ्ट करके 3 पर भी नहीं आएगा, और जब 3 पर एनायन आएगा ही नहीं तो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी चेक कर लें कि टॉटोमर बना भी पा रहा है या नहीं। अगर नहीं बना पा रहा है तो फिर ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अगर बना पा रहा है तो ऑड नंबर पर प्रेजेंट कार्बन एटम पर जो भी हाइड्रोजन है उन सबको काउंट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस मैं देता हूं आप लोगों को, ये अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अगर अपन देखें तो एक तो फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये दोनों H हम काउंट कर लें, थर्ड ये H काउंट कर लें, 4, 5 ये ऑड नंबर पर है, ये भी काउंट कर लें, तो आंसर इसका आ जाएगा 5। ओके, सो ये 5 पर प्रेजेंट दोनों H, 3 पर प्रेजेंट दोनों H, इस 3 पर प्रेजेंट एक H। यहां पर देखें तो स्पेस टॉटोमर तो बन नहीं रहे हैं, तो यहां अगर अपन देखें 3 पर 2 H, ये दोनों काउंट कर लें, यहां पर एक H, इसको काउंट कर लें, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, दोनों H काउंट कर लें, यहां पर भी दोनों H काउंट कर लें। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 2, 4, 6 एंड 1, 7।
ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें 16 क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां पर एक H है, 4, 5 पर 2 H है। ओके, यहां पर देखें 3 पर कोई H नहीं है, 4 और 5 ऑड नंबर है, इस पर 3 H है, तो 1 और ये 2, 3 और 3 इस पर रहेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है, सो 3 इस पर होंगे, 2 इस पर होंगे 5 और 1 इस पर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहां पर 3 होंगे प्लस यहां देखें 3, 4, 5, 6, 7 नंबर का कार्बन ही नहीं है। ऑड नंबर पर ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है जो sp3 कार्बन हो, तो यहां पर एनायन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर यहां CH3 होता तो एनायन बनता जो रेजोनेंस करता, यहां एनायन बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर एनायन नहीं बन रहा तो स्पेस टॉर्टमर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर सिर्फ 3 होगा। सिर्फ इसमें ट्रायड बनेगा, ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, मगर लेफ्ट में अगर अपन देखें तो कोई भी स्पेस टॉर्टमर यहां पर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है और हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। इसके लिए अगर अपन बात करें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों H सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यस, तो यहां पर ऑड नंबर पर आ रहा है, तो 3 ये काउंट कर लें आप, 1 ये काउंट कर लें, 1 ये काउंट कर लें, सो टोटल हो जाएंगे 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8। सो आंसर विल बी 8, 3 + 3 6 + 2 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 टॉर्टमर नहीं बनेगा और इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने होंगे यहाँ पे 3 + 3, ऑलरेडी यहाँ ड्यूटेरियम है तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, यहां पर केवल 3 ये H होंगे जो ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर अल्फा कार्बन तो है मगर H नहीं है, टॉर्टमर नहीं बना सकता है और इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम लोग, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन टॉर्टमर्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन टॉर्टमर्स, बहुत सिंपल बात अगर अपन करें, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास HC डबल बॉन्ड हो, CH, CH3 एंड PH। अगर इसे बेसिक मीडियम में रखा जाए या एसिडिक मीडियम में रखा जाए, मान लीजिए ये कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो थोड़े टाइम के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद इसमें रेसमाइजेशन हो जाता है और R और S दोनों का 50-50 मिक्सचर यहां पर हमको मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। अगर अपन यहां पे देखें तो एक H है अल्फा पर, और अगर मीडियम बेसिक है तो OH माइनस ट्रैप करके इस H को H+ के फॉर्म में निकाल लेगा, और H+ के फॉर्म में निकाल लेगा, क्या बन जाएगा H2O, और यहां पर आ जाएगा कार्बन पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, सेकेंड स्टेप में ये C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा तो इस फॉर्म में चला जाएगा प्लेनर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी, मान लीजिए कि ये जो कार्बन आयन है ये दोबारा H2O मॉलिक्यूल के साथ प्रोटॉन गेन करके बैकवर्ड रिएक्शन होती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में कार्बन आयन पर H+ आके लगेगा और दोबारा इसमें कायरल सेंटर नया जनरेट हो जाएगा। बट जब ये नया जनरेट होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो क्या होगा, अगर ये नया जनरेट होगा तो दोनों फॉर्म बनाएगा RB और SB, और अगर दोनों फॉर्म्स बनेंगे R और S तो यहां पर क्या होगा, रेसमाइजेशन हो जाएगा। द नेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी, इट विल बी अ मिक्सचर विच विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, and why it is optically inactive, because of formation of racemic mixture। तो इनिशियली जो कंपाउंड था कीटो,
that was optically active, but after the reaction it becomes optically inactive because of racemization. वैसे कुछ क्वेश्चन में देता हूं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ टॉटमराइजेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं इन बेसिक और एसिडिक मीडियम, दे विल रेसमाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर अल्फा कार्बन है, एक H है, कायरल सेंटर है, और इसी कायरल सेंटर से H प्लस एलिमिनेट होगा, एनायन बनेगा, और एनायन बनेगा तो फिर क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन से जब H दोबारा आएगा तो इसमें R और S दोनों बन जाएंगे. सो इट विल रेसमाइज. ठीक है, इन बेसिक और एसिडिक मीडियम. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें दोनों में से कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, और अगर कायरल सेंटर नहीं है तो क्या होगा, इसमें रेसमाइज होने का कोई स्कोप नहीं है. ठीक है, यहां अगर अपन देखें, यहां पर ये कायरल सेंटर नहीं है, दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल है, और यहां पर भी रेसमिक मिक्सचर बनने का कोई स्कोप नहीं है. इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, एक कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर है तो H एलिमिनेट होगा, दोबारा से RS बनेगा, तो यहां पर रेसमिक मिक्सचर बन पाएगा. इस क्वेश्चन में भी एक कायरल सेंटर तो है, बट ये कायरल सेंटर यहां अगर है तो कार्बन आयन बनेगा. इस कायरल सेंटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ये कायरल सेंटर इस कार्बन पर होता तो H प्लस एलिमिनेट होता, एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता, मगर ये कायरल सेंटर किसी काम का नहीं है, रेसमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से अगर H प्लस एलिमिनेट हो भी गया तो एनायन इस पे बनेगा. ठीक है, तो H प्लस एलिमिनेशन का स्कोप तभी रहता है जब कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो. तो ये कार्बन आयन बना ही नहीं सकता है, क्योंकि H प्लस का एलिमिनेशन इन दोनों में से किसी एक से होगा, तब ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर पाएगा. ठीक है, तो बेसिक मीडियम में इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, और अगर होगी भी तो यहां होगी. यहां होने से दोबारा H आने से कोई कायरल सेंटर नया नहीं बन रहा है, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा. ठीक है, तो ऐसे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे इन बेसिक मीडियम और इन एसिडिक मीडियम, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ये पॉसिबल तब है जब अल्फा कार्बन पर कायरल सेंटर हो और एक H हो. कहीं और कायरल सेंटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं जो टॉटोमर्स पर पूछे जा सकते हैं, बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो काफी आसान क्वेश्चन इस पर आते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन है, which of the following compounds show or can show tautomerism? ठीक है, तो ये सब लोग अटेम्प्ट करें.
ओके तो अगर हम बात करें इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो टॉटोमेरिज्म, ए टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कोई अल्फा एच इसमें प्रेजेंट नहीं है। बी टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि अल्फा कार्बन भी है अल्फा एच भी है, ये ट्राइड बनाएगा। सी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अल्फा कार्बन तो है मगर एच नहीं है, ठीक है, विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। डी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन ब्लॉक्ड है तो स्पेस टॉटोमर नहीं बना पाएगा। ई टॉटोमेरिज्म शो करेगा दोनों तरीके से, ट्राइड भी बनाएगा और स्पेस टॉटोमर भी बनाएगा फिफ्थ पोजीशन से। एफ टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, अल्फा कार्बन तो है मगर एच अवेलेबल नहीं, मिथाइल ग्रुप्स है यहां पर, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है, तो अल्फा कार्बन तो है मगर एच अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, अल्फा कार्बन भी है और एच भी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर स्पेस टॉटोमर बन सकता है इसके साथ, तो इस एच का अगर अपन टॉटोमर बनाते हैं तो इस तरीके से स्पेस टॉटोमर एच में बन सकता है। ओके, एरोमेटिक नेचर की होने की वजह से इनॉल का परसेंटेज इस मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा भी रहेगा। अगर अपन आई की ये स्पेस टॉटोमेरिज्म शो करेगा, आई टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अल्फा कार्बन तो है मगर एच अवेलेबल नहीं है। जे अल्फा कार्बन, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो sp3 हो तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट के बिल्कुल शो करेगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, स्टेबल इनॉल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए अल्फा कार्बन है, इनॉल बन सकता है, इनफैक्ट इनॉल नहीं बोलेंगे इसे, इट इज अ टॉटोमर, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इट कैन शो टॉटोमेरिज्म, ठीक है, बट इनॉल हम इसके लिए नहीं बोल सकते। क्वेश्चन इज टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमर बना सकता है। नेक्स्ट यहां पर अल्फा कार्बन है, 2 एच हैं, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो हमने इन लेक्चर्स में, पिछले 2 लेक्चर्स में टॉटोमर्स के बारे में पढ़ा, टॉटोमर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट किया, और टॉटोमर्स का मतलब होता है आइसोमर्स तो हैं बट दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और ऐसे में एक हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज होता है, इसे प्रोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर, ठीक है, या डेस्मोट्रॉपिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम होता है डायनामिक, इसलिए इसे डेस्मोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है।